हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था दोनों से जुड़ा हुआ है और उस टॉपिक का नाम है इंडियन प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। इस पूरे टॉपिक से आपके बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, पावर्स। दूसरा, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन मेथड है वो। तीसरा, राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर है वो। चौथा, राष्ट्रपति का स्टेटस कैसा है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में, वो। तो बहुत सारे बड़े बड़े सवाल इसमें आपके आते हैं इस टॉपिक में, और उसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे सवाल भी इसके अंदर से निकल कर आते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो बातें करेंगे वो बेसिक बातें करेंगे। जो बेसिक चीजें हमें कुछ पता है, लेकिन उनका उनका डिटेल्स क्या है, उन चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, भारत का जो राष्ट्रपति है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन उसको लेकर किए गए हैं उनको। सबसे पहली बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रधान है। भारत के संविधान ने हमारे देश का मुखिया अगर किसी को घोषित किया है तो वो कौन है? वो प्रेसिडेंट है। संविधान के द्वारा उसको हमारा मुखिया घोषित किया गया है। दूसरी बात यहां पर हम कह सकते हैं कि वो हमारे यहाँ का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। संवैधानिक प्रधान तो है, लेकिन साथ ही साथ वो कौन सा है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि हमने ब्रिटिश व्यवस्था से ग्रहण की है। और पार्लियामेंट्री या संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। एक वो जिसके पास संविधान सारी कार्यपालिका शक्तियां सौंपता है लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं कर पाता, और दूसरा वो जो वास्तव में एग्जीक्यूटिव पावर्स को प्रैक्टिस के अंदर लेकर आता है, जिसको हम रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। तो भारत में भी संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में किसको बनाया गया है? राष्ट्रपति को बनाया गया है। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण बात। तीसरा की फीचर अगर हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा यहाँ ये राष्ट्रपति जो है वो हमारे यहाँ रिपब्लिक को वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ रिपब्लिक नेचर है स्टेट का। अब यहाँ दो चीजों को हम एक साथ जोड़कर देखेंगे। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के कारण हमने नॉमिनल हेड किसको बनाया है? एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट को बनाया गया है ना। तो वो प्रेसिडेंट जनता के द्वारा इलेक्ट होगा, वो किसी के द्वारा नॉमिनेट नहीं होगा, ना ही वो किसी वंश परंपरा के आधार पर, डायनेस्टी के आधार पर किसी को मिलेगा, बल्कि वो किसको मिलेगा? जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए व्यक्ति को ये पद मिलेगा। तो ऐसा पद, राज्य का ऐसा प्रधान जो जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुना जाता है, उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। हमारा प्रेसिडेंट जो कि हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? ये हमारे स्टेट के रिपब्लिकन नेचर को प्रेजेंट करता है, ये गणराज्य का प्रतीक है। ये तीसरा बिंदु। चौथी बात, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक, आप ध्यान से सुनना आगे क्या बोल रहा हूं मैं। आर्टिकल 52 से 78 तक जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है, संघीय कार्यपालिका, उसका प्रोविजन किया गया है। फेडरल एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट भी आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स भी आ जाता है ना। तो हम केवल प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 52 से 78 में फेडरल एग्जीक्यूटिव को पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। और अगर हम प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई बात करते हैं तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक प्रोविजन किए गए हैं जो प्रेसिडेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ की फीचर्स जो हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात जब अगर हम यहाँ पर करें
कि प्रेसिडेंट से जुड़े हुए मेजर आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। कई बार आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके 2 नंबर का प्रश्न जो आपके सेकेंड ईयर का है उसके अंदर भी पूछा जाता है। आर्टिकल 52, ये कुछ मेजर आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आर्टिकल 52 के अंदर ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि इस पोस्ट के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो आर्टिकल 52 के अंदर किया गया है। आर्टिकल 53 के अंदर ये बात की गई है कि जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो यूनियन की जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास रहेगी। आर्टिकल 54 के अंदर ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, कौन करेगा, उसके बारे में कौन करेगा, ये आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 55 में ये कहा गया है कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, मेथड क्या होगी, रीति क्या होगी, आर्टिकल 55। आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट के टेन्योर को बताया गया है। आर्टिकल 57 के अंदर ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर वापस उसको री इलेक्ट होना चाहे या किसी को री इलेक्ट किया जा सकता है या नहीं, इसको लेकर प्रोविजन 57 में किया गया है। कौन व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस है वो 58 के अंदर बताई गई है। इस पोस्ट पे रहते हुए क्या क्या प्रिविलेज होंगे, क्या क्या कंडीशंस होगी, वो आर्टिकल 59 में बताई गई है। आर्टिकल 60 के अंदर ओथ सेरेमनी और अफर्मेशन के बारे में, शपथ या जो प्रतिज्ञान प्रावधान है संविधान में, वो आर्टिकल 60 में बताया गया है। प्रेसिडेंट को कैसे उसकी पोस्ट से समय से पहले हटाया जाएगा, अगर अगर हटाना है तो, और उसके पीछे कारण क्या होंगे, प्रोसेस क्या होंगे, वो पूरा इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 के अंदर किया गया है। प्रेसिडेंट का एक प्रमुख एक 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 अधिकार होगा कि वो किसी भी पनिष्ड व्यक्ति को जिसको सजा हो चुकी है उसकी सजा को कम या स्थगित कर सकता है, ये प्रावधान आर्टिकल 72 में बताया गया है। प्रेसिडेंट के, जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज कौन करेगा, मंत्री परिषद यूज करेगी, तो वो प्रोविजन आर्टिकल 74 के अंदर किया गया है। पार्लियामेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट का भाषण होगा या पार्लियामेंट को जो वो मैसेज भेज सकता है, उसका वो कौन से आर्टिकल के तहत, तो वो उसमें 86 के अंदर प्रोविजन किया गया है। और एक स्पेशल अभिभाषण, संसद के अंदर विशेष अभिभाषण देने का जो उसका अधिकार है वो आर्टिकल 7 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ये हम लोग बता सकते हैं कि कुछ प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख मेजर आर्टिकल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा 3 और आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट से जुड़े हुए हैं, जो उसकी इमरजेंसी पावर्स को बताते हैं। वो है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। ये आपातकालीन शक्तियां जिसको हम कह रहे हैं, जिसको राष्ट्रपति यूज करता है, ये भी उससे रिलेटेड एक प्रमुख अनुच्छेद हैं। तो ये एक टेबल के अंदर आप लोग ये याद कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोविजंस किस आर्टिकल में है और उसके तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगली बात हम करते हैं आर्टिकल 58 की। हम सीरियल वाइज आर्टिकल से नहीं चल रहे हैं, हम प्रोसेस के वाइज चल रहे हैं। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 58 के अंदर, जैसे कि अभी हमने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 58 है उसमें यह बताया गया है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति होगा। सबसे पहला वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा, इंडियन सिटीजन। अब यहाँ पर आप कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया है कि जन्मजात या कुछ और, केवल इतना लिखा गया है कि वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात, वो व्यक्ति जिसने मिनिमम 35 ईयर की एज को कंप्लीट कर लिया है, मतलब 35 साल से कम उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तीसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में कह गई है कि वो व्यक्ति जो लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। यहां ध्यान रखना, ये नहीं कहा गया है कि जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है वो राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर मेंबर ऑफ लोकसभा का सदस्य बनने की एलिजिबिलिटी है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। और चौथी और एक और महत्वपूर्ण बात जो यहां पर आप ध्यान से समझना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया है कि जो व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद का मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, जो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं है वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अब आप यहां पर एक देखना
कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाभ के पद क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। इस टर्म का मतलब क्या है, लाभ के पद का मतलब क्या है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, अगर कोई या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर इस प्रकार का कोई पद पर रहने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे पद लाभ के पद में काउंट नहीं होंगे। कौन कौन से? कि अगर सपोज अभी रामनाथ कोविंद हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो वापस अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ सकते हैं। अभी वो जिस पद पर हैं वो लाभ का पद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कलराज मिश्र अभी राजस्थान के राज्यपाल हैं, और अगर वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करना चाहें तो वो लड़ सकते हैं राज्यपाल रहते हुए भी, क्योंकि राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स ये लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में केवल इतना कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर लाभ के पद पर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये बात, ये 4 मेजर योग्यताएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तय की गई है। कुछ और बातें भी इसके अंदर हम बता सकते हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसको और क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहली बात, जब भी वो नॉमिनेशन फाइल करेगा, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट अगर वो बन रहा है इलेक्शन का, तो जब भी वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा तो उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मैंने ये इंग्लिश में उल्टा लिख दिया है, प्रस्तावक को हम क्या बोल रहे हैं? प्रपोजर्स। 50 प्रपोजर्स होने चाहिए उसके पास, और 50 ही सेकेंडर्स, जिसको अनुमोदक कहते हैं। अनुमोदक का मतलब नाम का अनुमोदन करना, प्रस्तावक का मतलब प्रपोज करना कि मेरी तरफ से ये कैंडिडेट होंगे। अब ये 50 और 50 100 लोग कौन होंगे? तो जो राष्ट्रपति का इलेक्शन करने वाले हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो ये 100 लोग उसी निर्वाचक मंडल के मेंबर होने चाहिए। आपके और मेरे जैसा कॉमन मैन जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन करने वाले निर्वाचक मंडल का मेंबर नहीं है, उस वो न तो प्रस्तावक बन सकता है और ना ही अनुमोदक बन सकता है। तो कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको अपने निर्वाचक मंडल से ही 50 प्रस्तावक भी चाहिए और 50 अनुमोदक भी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करना चाहता है उसको 15,000 रुपए अपनी सिक्योरिटी, जिसको हम जमानत राशि कहते हैं, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। लेकिन अगर जब भी चुनाव होते हैं और जितने भी वैलिड वोट, वैध मत गिरते हैं, अगर कोई व्यक्ति हार भी जाता है लेकिन उसको वैलिड वोट का 1/6 वोट मिल जाता है, तब तो उसको ये 15,000 रुपए वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को, जिसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट किया है, अगर वैलिड वोट का 1/6 वोट भी उसको नहीं मिला, तब उसकी ये जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, जो कि रिजर्व बैंक में जमा हो जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ये हम बात बता सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस दिख रही है वो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये चीजें भी किसी भी कंटेस्टेंट के लिए बहुत जरूरी है। 1997 में ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक और 15,000 की जमानत राशि का प्रावधान किया गया। इसके पहले ये 20-20 था, 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और जमानत राशि 2,500 थी। लेकिन हो क्या रहा था कि हर कोई व्यक्ति ये चुनाव नहीं लड़ ले, मतलब राष्ट्रपति जैसा एक सम्मानित पद है जिसकी गरिमा को बनाए रखना जरूरी है, हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ ले। इसलिए ये प्रोविजन किया गया, अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या बढ़ाकर 50 की गई और जमानत राशि भी 2,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। तो ये एक दूसरा प्रोविजन हम बता सकते हैं। तीसरी बात हम बता सकते हैं कुछ कंडीशंस की, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो वो किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, अगर है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। दूसरा, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसको ऑफिशियली रेजिडेंस दिया जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है। तीसरा, जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा उसको पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टाइम पर जो भी वेजेस, जो भी प्रिविलेज दिए जाएंगे वो प्रेसिडेंट उन सारे वेजेस का और उन सारे प्रिविलेज को पाने का अधिकार रखेगा।
और चौथी एक और महत्वपूर्ण बात बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रामनाथ कोविंद हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनका ये जो टेन्योर चल रहा है, तो किसी भी प्रेसिडेंट के टेन्योर के दौरान उनको जो भी फैसिलिटीज, जो भी वेजेस, जो भी प्रिविलेज मिल रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कमी नहीं की जा सकती। अगर करनी है तो नेक्स्ट टेन्योर वाले के लिए की जा सकती है, लेकिन करंट में जो काम कर रहा है, प्रेजेंट में जो काम कर रहा है, जिस समय जो प्रेजेंट में काम कर रहा है, उसके टेन्योर के दौरान उसके वेजेस और प्रिविलेज में कोई कटौती नहीं की जा सकती। आर्टिकल 59 इस प्रकार की कंडीशन की बात करता है। फिर एक और अगर हम बात करें, कुछ प्रिविलेज आर्टिकल 59 देता है, तो वो प्रिविलेज क्या है? तीन चीजों की बात हम यहां पर कर सकते हैं। अपनी पोस्ट पे रहते हुए अगर कोई प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, पोस्ट पर रहते हुए कोई प्रेसिडेंट कोई ऑफिशियल काम करता है, तो उस ऑफिशियल काम के लिए उसको लीगली दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये एक प्रिविलेज प्रेसिडेंट को दिया गया है। पोस्ट पर रहते हुए ऑफिशियल कार्य करते वक्त उसको लीगली दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसको पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। दूसरी बात, किसी भी प्रेसिडेंट को उसके टेन्योर के दौरान आपराधिक कार्यवाहियों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही उसको जेल में डाला जा सकता है। तो ये पोस्ट से रिलेटेड काम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल फील्ड के अंदर उसने कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई अपराध किया है, तो उसको उसके लिए 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद कोई एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन तुरंत प्रभाव से इंडिविजुअल क्राइम के लिए भी राष्ट्रपति को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उसे जेल में डाला जा सकता है। तो आर्टिकल 59 में ये कुछ प्रिविलेज प्रदान किए गए हैं प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को। अब अगर हम बात करें ओथ को लेकर, शपथ या प्रतिज्ञान को लेकर, अफर्मेशन या ओथ को, तो उसको लेकर क्या प्रोविजन किए गए हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। यहां ध्यान रखना, राष्ट्रपति को उसके पद और उसकी गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाई जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है, चाहे वो पोस्ट खाली है या वो बीमार हैं या वो बाहर हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ वकील होगा, सीनियर जज, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने का काम करेगा। तो कहने का मतलब, ओथ कौन दिला रहा है? प्रायोरिटी पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज, उसकी अब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट का सीनियर या वरिष्ठ न्यायाधीश ये ओथ दिलाने का काम करेगा। इस ओथ के अंदर 3 बातों पर बल दिया जाता है कि राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है। पहली बात वो ये इस बात की शपथ लेता है कि वो श्रद्धा पूर्वक अपने पद का कार्य करेगा, अपने उसके पोस्ट के अंदर जो जो लायबिलिटीज हैं, उन लायबिलिटीज को वो पूरा डिवोटेड होकर फुलफिल करेगा। दूसरी बात क्या कही गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, जितने भी लॉ हैं जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस किए गए हैं, उनको प्रिजर्व करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको डिफेंड करने का काम करेगा। यानी कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये टेक्निकल वर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, ये सारे काम वो करेगा। इस बात की भी ओथ राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। और तीसरी बात जो कही गई है इस शपथ के लिए संविधान के द्वारा, कि राष्ट्रपति इस बात की भी शपथ लेगा कि वो भारतीय जनता की सेवा और उसके कल्याण में निरंतर लगा रहेगा। तो ये 3 मुख्य बातें राष्ट्रपति की शपथ के अंदर हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली होता है, चाहे महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जाता है या चाहे वो बाहर गया हो, चाहे वो अस्वस्थ हो, और उसके स्थान पर अगर कोई वैकल्पिक अल्टरनेट व्यवस्था स्थापित की जाती है, तो उस अल्टरनेट व्यवस्था में जिसको भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, जिसको भी रिमेनिंग टाइम के लिए राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, उसको भी इसी प्रकार की ओथ लेनी होगी। तो ये ओथ और अफर्मेशन का प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। नेक्स्ट, अगली बात अगर हम कहें टेन्योर क्या है, कार्यकाल क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपति का साधारण समय, जब वो इलेक्शन के बाद अपना ओथ लेता है, तो 5 वर्ष का उसका टेन्योर होता है। पद धारण करने से, जिस समय वो पोस्ट होल्ड करता है, तब से लगाकर 5 वर्ष तक का उसका टेन्योर होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन भी दे सकता है। लेकिन किसको देगा? वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है।
तीसरा, हालांकि हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को एक प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है, और वो प्रोसेस है इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया। ये क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम इतना समझ लेते हैं कि 5 वर्ष की अवधि के अंदर भी अगर चाहें तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसेस से, और वो प्रोसेस है इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया। फिर दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्रपति 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेता है और नए राष्ट्रपति के चुनाव में या नए राष्ट्रपति की नियुक्ति में कोई विलंब है, तो 5 वर्ष बाद भी जब तक नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाता या पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल रामनाथ कोविंद जी हैं, रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल हम एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं 2023 में पूरा हो रहा है, और अगला राष्ट्रपति 3 महीने बाद नियुक्त होने वाला है किसी कारण से, तो वो 3 महीने और कंटिन्यू करेंगे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के पद पर। तो ये भी एक प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अच्छा, एक और बात, पुनर्निर्वाचन के ऊपर कोई सीमा नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन डेवलप हो चुका है। केवल राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो पहले राष्ट्रपति, वो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर कहना चाहें तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो बनना चाहे, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लिमिटेशन या कोई बाउंडेशन नहीं लगा रखी है। तो ये टेन्योर से रिलेटेड एक दूसरी बात। राष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में वैकेंट हो सकता है, रिक्त हो सकता है, अगर हम उनकी बात करें तो कुछ कंडीशंस बता सकते हैं। जैसे उसका जो 5 ईयर का टेन्योर है, अगर वो खत्म हो रहा है तो उसकी पोस्ट रिक्त हो सकती, वैकेंट हो सकती है। अगर वो वॉलेंट्री अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे रहा है तो उसकी पोस्ट वैकेंट हो सकती है। अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस से उसको समय से पहले हटाया जा रहा है तो उसकी पोस्ट वैकेंट हो सकती है। अगर समय से पहले अपने पोस्ट पर रहते हुए डेथ हो जाए तो उनकी पोस्ट वैकेंट हो सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी कंटेस्टेंट ने झूठी इंफॉर्मेशन के साथ या गलत प्रोसेस से इलेक्शन फाइट किया है तो ऐसी स्थिति में उनका इलेक्शन इलीगल घोषित हो जाता है, तब भी उनकी पोस्ट वैकेंट हो सकती है। तो ये 5 कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है किन किन कंडीशंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होगी। अब हम बात करते हैं, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है, वैकेंट जैसे ही वैकेंट होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पोस्ट वैकेंट होने के 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कराए जाने आवश्यक हैं। दूसरी बात क्या कही जा सकती है कि अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है समय से पहले, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, या राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के पद को ग्रहण करेगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का चार्ज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर 2 बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है कि जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का चार्ज दिया जाएगा सामान्य परिस्थितियों में, तो जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पर, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता रहेगा। एक तो ये प्रावधान है, और इस दौरान 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने जरूरी है। लेकिन एक दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है किसी विशेष परिस्थिति के अंदर, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो रिमेनिंग टाइम के लिए राष्ट्रपति के पद पर अपने पद ग्रहण कर सकता है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है। तो 2 कंडीशन बताई गई है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के तौर पर काम करने के लिए। अब हम एक कंडीशन और हम इमेजिन कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की अब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट उसकी पोस्ट को होल्ड करेगा, लेकिन सपोज करो वाइस प्रेसिडेंट भी किसी कारणवश अपनी पोस्ट पर नहीं है, तब प्रेसिडेंट के चार्ज कौन लेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये राइट होगा कि उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाए। मतलब राष्ट्रपति का अब्सेंस में काम कौन देखता है? वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के काम देखता है। और कंडीशनली तौर पर हम ये मान ले कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट के जज को ये अधिकार दिया जाता है, चीफ जस्टिस को, कि वो राष्ट्रपति के कार्य देखे। तो ये अल्टरनेट प्रोविजंस की जो अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। एक आखिरी बात हम लोग आज की यहाँ कर लेते हैं। राष्ट्रपति को समय से पहले हटाने का जो प्रोसेस है वो है महाभियोग या इम्पीचमेंट का प्रोसेस,
जिसको कि आर्टिकल 61 के अंदर बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हालांकि भारत में अभी तक इस प्रकार का प्रोसेस इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो 61 के अंदर संविधान के द्वारा बताई गई है। कब महाभियोग की प्रक्रिया को अप्लाई किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सिंपल वर्ड बताया गया है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन करने पर। लेकिन संविधान के उल्लंघन की परिभाषा क्या है, वो परिभाषा संविधान में नहीं बताई गई है। संविधान में केवल एक बात कही गई है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? तो हम बता सकते हैं एक शब्द में, संसद को यह अधिकार है। भारत की पार्लियामेंट राष्ट्रपति को हटाने का काम करती है, और चूंकि संसद ऐसा ये जो काम कर रही है वो जस्टिस, न्याय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, ये संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशरी प्रोसेस जिसको हम कह सकते हैं, क्वासी जुडिशरी प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, जिसमें वो ये तय कर रहा है कि इस राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं किया है, ये न्याय करने का काम कर रहा है। प्रोसेस क्या है, हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा हटाने का काम किसका है महाभियोग के द्वारा, संसद का। संसद के अंदर दो हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। दोनों में से किसी भी हाउस में राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। आप लोग अमेरिका में याद करो, वहां पर एसेंशियली लोअर हाउस में ही ऐसा प्रपोजल रखा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। हमारे यहाँ पर किसी भी हाउस में, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी हाउस के अंदर ये संविधान में कहा गया है कि किसी भी हाउस में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन तरीका क्या होगा, तो उसके लिए कहा गया है कि जिस भी सदन में, चाहे लोकसभा में वो प्रपोजल रखा जा रहा हो, चाहे राज्यसभा में रखा जा रहा हो, जिस भी सदन में ये प्रपोजल रखा जा रहा है, उस सदन के 1/4 मेंबर सिग्नेचर करेंगे ऐसे प्रपोजल पे। कौन सा प्रपोजल? कि राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाना है। सपोज करो ये प्रपोजल अगर लोकसभा में पेश हो रहा है तो लोकसभा में 1/4 मेंबर के सिग्नेचर होने चाहिए, और सपोज करो अगर राज्यसभा में पेश हो रहा है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर का सिग्नेचर वाला वो प्रपोजल उस हाउस के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और 14 दिन की प्री इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट जिसके अगेंस्ट ये चार्ज लगाया जा रहा है इम्पीचमेंट का, उसको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये पहला प्रोसीजर, किसी भी सदन में ये महाभियोग का प्रस्ताव रखा जा सकता है, और जिस सदन में रखा जा रहा है उसके 1/4 मेंबर की स्वीकृति उस या सिग्नेचर उस प्रपोजल पर होना चाहिए। और जब ये प्रपोजल रख दिया जाता है और उस सदन में 2/3 मेजोरिटी से वो प्रपोजल पास हो जाता है, कौन सा प्रपोजल? कि एक्स प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इंपीचमेंट का प्रपोजल रखा है, और उस हाउस में अगर 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो रहा है, तब वो दूसरे हाउस में जाएगा। सपोज करो वो प्रपोजल पहले लोकसभा में रखा, वहां 2/3 मेजोरिटी से उस प्रपोजल को पास कर दिया, तब वो राज्यसभा में जाएगा। या इसको अगर हम रिवर्ट करें, अगर इंपीचमेंट का कोई प्रपोजल राज्यसभा में रखा, उसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया गया, तब वो लोकसभा में जाएगा, है ना। तो ये अगला स्टेज हम बता सकते हैं। जैसे ही दूसरे सदन के अंदर वो प्रपोजल गया पहले हाउस से पास होकर, तब दूसरा सदन उसके ऊपर लगाए गए चार्जेस, प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए गए चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। यहां पर प्रेसिडेंट को यह राइट होता है कि वो पर्सनली या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर अपना पक्ष वहां पर रखवा सकता है या रख सकता है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान का प्रोसेस है। दूसरे सदन में इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर से वोटिंग होती है, और दूसरा हाउस भी यदि 2/3 मेजोरिटी से उस प्रपोजल को वो पास कर देता है, तो ये मान लिया जाता है कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इंपीचमेंट का प्रोसेस पास हो गया, पारित हो गया। और जैसे ही ये महाभियोग का प्रस्ताव पास होता है, प्रेसिडेंट को तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस है आर्टिकल 61 का, जिसके तहत प्रेसिडेंट को समय से पहले अपने पद से हटाया जा सकता है। इसमें एक विशेष बात आप लोग ध्यान रखें कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाने के पूरे प्रोसेस में केवल और केवल पार्लियामेंट का पार्टिसिपेशन होता है। आप याद करो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट असेंबली के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट के प्रोसेस में स्टेट असेंबलीज का कोई रोल नहीं होता है। केवल पार्लियामेंट के लोग ही
दोनों हाउस के लोग ही इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, पार्लियामेंट के इस प्रोसेस में इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों ही तरह के मेंबरों का पार्टिसिपेशन होता है, जबकि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है तो केवल इलेक्टेड मेंबर्स का रोल रहता है इलेक्शन प्रोसेस में, नॉमिनेट मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है तो इलेक्टेड और नॉमिनेट, पार्लियामेंट के अंदर ये जो दोनों मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेट मेंबर्स, ये दोनों इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस में भाग लेते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मुझे लगता है आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या है वो।